नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान में फीचर्स दिए गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अगर हम पहले फीचर की बात करें दोस्तों, यानी जो हमारा फर्स्ट फीचर अगर हम देखें तो वो ये है कि ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि पूरे विश्व में इससे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, इससे मोटी किताब कोई भी नहीं है संविधान की। बट लेंथीएस्ट तो है, बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों ये, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, पहला रिटन और दूसरा अनरिटन भी होता है दोस्तों। इन दोनों के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अनरिटन में आ जाता है ब्रिटिश, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल तो इंडिया भी है। बट अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि दूसरा एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। जो हमारा भारत का संविधान है पूरे दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। और रिटन और अनरिटन के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। रिटन का यूएसए एंड अनरिटन का ब्रिटिश। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, पहला रिटन और दूसरा अनरिटन। तो ये था पहला फीचर दोस्तों, यानी कि अभी हमने बात करी फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट फीचर हमारा क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पूरे विश्व में। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट दोस्तों ये है कि हमने वेरियस सोर्सेज से बोरो किए हैं प्रोविजंस को। कोई एक सोर्स नहीं है जहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने मोर देन 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। फिर उनको जो जो प्रोविजंस लगे कि इंडिया में ज़रूरत है, उन्होंने हमारे संविधान के अंदर उनको ऐड किया। बट कुछ लोगों ने उन पे इस चीज़ का मतलब एक तरह से ब्लेम कह सकते हैं, या उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आपने फिर तो कुछ किया ही नहीं, एक तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया, बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया और कॉपी पेस्ट करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। बट उस टाइम पे अंबेडकर साहब ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ फोड़ के, यानी तोड़ मरोड़ के, पूरा निचोड़ के, जो भी उसके अच्छे पॉइंट्स थे उसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में डाला। सिर्फ वही पॉइंट्स उन्होंने लिए जो उनको उस टाइम पे लगा कि हमारी कंट्री को नीड थी। दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही हमारे एक तरह से आप कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था हमारे संविधान को बनाने में। और अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने बोला कि हमने काफ़ी सोर्सेज बोरो किए अलग अलग कंट्री से, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट। मैं FR लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। ये हमने बोरो किया है USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप लोगों ने सुना होगा, हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, जो भी जिस टाइप की गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ये हमने बोरो किया है। पार्लियामेंट्री का मतलब आप देख रहे हैं हमारे देश में जो अभी करंटली चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा, दो हाउस हैं पार्लियामेंट के, तो वो सारा का सारा हमने कहाँ से बोरो किया है दोस्तों? ब्रिटिश से बोरो किया है। और मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो हमारे थे वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया है। गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो काफ़ी सारे प्रोविजंस हमने यहाँ से बोरो किए हैं। बाकी कुछ प्रोविजंस हमने ब्रिटिश से लिए, कुछ USA से लिए। फिर हमने जर्मनी से एमरजेंसी प्रोविज़न लिया था, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। गवर्नर का जो हम अपॉइंटमेंट करते हैं वो हमने कनाडा से बोरो किया था। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने अलग अलग कंट्री से बोरो किए हैं। फिर DPSP दोस्तों एक चीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था यानी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था दोस्तों कि हमने वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स को डाला था। अब अगला पॉइंट यानी जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का,
2 वर्ड में लिख दे रहा हूँ, दैट इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? सबसे पहली बात तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सपोज एक बार उस टाइम पे बना दिया 1950 में, तो ऐसा तो है नहीं कि सालों साल वही चलेगा। हमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, कि अगर हमें लगा कि आज हमें इस लॉ की ज़रूरत है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकें। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि जब मन चाहो आप अमेंड कर सकते हो, जो प्रोविज़न आपको डालना है उसको डाल भी सकते हो, कुछ अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें क्या है कि रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब ये है कि थोड़ा रिजिड भी है, इसके कुछ प्रोविजंस इसके रिजिड भी हैं कि इतनी आसानी से उसको अमेंड नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा भी नहीं है कि जिसका मन चाहा जब मन चाहा अमेंड कर दिया, इसलिए कुछ प्रोविजंस को रिजिड रखा है कि इतनी आसानी से अमेंड किया ही ना जा सके उन्हें। और कुछ प्रोविजंस फ्लेक्सिबल बना रखे हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जब मन चाहा उसको अमेंड कर लिया, उसको चेंज कर लिया अपनी नीड के हिसाब से। अब अगर मैं इनको एग्जांपल दूं तो आर्टिकल जो हमारा 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत हम लोग करते हैं, ये आर्टिकल है हमारा जो कि दिया गया है संविधान के अंदर। इसमें दोस्तों 3 तरह की वो है, अगर हम बात करें मेजॉरिटी अगर पास करना हो किसी बिल को, सबसे पहले है सिंपल मेजॉरिटी। अगर आपको कोई भी बिल अमेंड करना है तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं। इसलिए कुछ प्रोविजन सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड कर लेते हैं हम लोग, यही एग्जांपल है फ्लेक्सिबिलिटी का। दूसरा है दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी कि मतलब कुछ प्रोविजंस को थोड़ा मीडियम लेवल पे रखा गया है कि ना उनको इतनी आसानी से भी हम लोग अमेंड ना कर सकें और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो हमारे लिए अमेंड करना। और लास्ट है इसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो है, इसका नाम स्पेशल मेजॉरिटी है, बट इसमें क्या है कि पार्लियामेंट के साथ साथ आपको स्टेट लेजिस्लेचर की भी परमिशन चाहिए। मैं यहाँ पे विधानसभा VS लिख दे रहा हूँ, हिंदी में विधानसभा बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, VS। तो दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी में आ जाता है कि आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल तो चाहिए होता है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, बट जो विधानसभा है हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कि अगर सपोज जितने भी हमारे अभी स्टेट्स हैं मोर देन 50% स्टेट्स की परमिशंस भी चाहिए होती हैं अगर आपको कुछ प्रोविजंस को अमेंड करना है। ये एग्जांपल है दोस्तों रिजिडिटी का, मतलब इसको कुछ प्रोविजंस को इतना रिजिड बना रखा है कि पार्लियामेंट इतनी आसानी से अमेंड ना कर सके। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको रिजिडिटी का, तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हमें कोई फेडरल कैरेक्टर छेड़ना है संविधान का, फेडरल कैरेक्टर, फेडरल का मतलब होता है दोस्तों कि हमने बताया था 2 तरह की गवर्नमेंट अलग अलग काम करती है, यूनियन पे अलग, स्टेट पे अलग। तो कोई ऐसा अमेंड आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका इम्पैक्ट स्टेट पे भी पड़ेगा, यानी कि राज्य सरकार पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस टाइम पे आपको तीसरी वाली स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स की परमिशन चाहिए होती है। फिर अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं तो सपोज सुप्रीम कोर्ट पे अगर आपको कोई प्रोविज़न ऐड करना है, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सिर्फ यूनियन के लिए तो है नहीं, ये यूनियन पे भी इम्पैक्ट डालेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई चेंज होगा तो स्टेट्स पे भी डालेगा, क्योंकि स्टेट के लॉ को भी नल एंड वॉइड ये सब कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है जब मन चाहे तब, अगर उनका लॉ आर्बिट्रेरी है तब। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी प्रोविजंस को अमेंड करना है तो हमें स्टेट की परमिशन वहाँ पे चाहिए होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इम्पैक्ट स्टेट पे भी पड़ेगा अगर हम कुछ उसमें अमेंडमेंट करते हैं तो। इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा रिजिड भी बनाया गया है कि इतनी आसानी से भी अमेंड ना हो, और फ्लेक्सिबल भी बनाया कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हों जिसको जब मन चाहो तब उसको अमेंड कर सको आप। तो ये हमने 3rd पॉइंट डिस्कस किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, दैट इज़ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है 4th पॉइंट कि हमारा फेडरल प्लस यूनिटरी दोनों है। वो कैसे है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों। नॉर्मली हमारी जो गवर्नमेंट है ये फंक्शन करती है फेडरल स्टाइल से। इसका मतलब क्या हुआ
यूनियन अपना काम अलग करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अलग करेगी। यूनियन लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट रहती है, तो दोनों अपना काम नॉर्मल कंडीशन में करते रहते हैं। दैट इज़ फेडरलिज्म एक तरह से, कि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहा। बट यूनिटरी यानी ड्यूरिंग एमरजेंसी दैट इज अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ये हमने दोस्तों अभी लास्ट क्लास में पिछले 2-3 क्लासेस में डिस्कस किया है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमारा ये सिस्टम है फेडरल से कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी पे। सारी की सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है और वो स्टेट को उनकी सारी बात माननी पड़ती है, कंपलसरी हो जाते हैं। दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैज़ टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशंस। तो आप देख सकते हैं हमारे संविधान में एक ये फीचर भी दे रखा है कि नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग नॉर्मल टाइम पे हम लोग फेडरल की तरह बिहेव करेंगे, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है हम यूनिटरी की तरह बिहेव करेंगे, यानी यूनियन के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। और एक ये बहुत स्पेशल प्रोविजन है दोस्तों। ये अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है, वहाँ पे एक तरह से रिजिडिटी रहती है। अगर फेडरल है तो फेडरल, तो ऐसा हमारे इसमें काफ़ी एक अच्छा फीचर डाला गया कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी। अब अगला फीचर है हमारा कि अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने बोरो करी कहाँ से, ब्रिटिश से। तो पार्लियामेंट ये फीचर भी हमारा एक फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमारा एक फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम जो भी आप कहो इसको, लाइक लोकसभा राज्यसभा हमने पढ़ा, ये लोअर हाउस इसमें डायरेक्ट इलेक्ट करके हम भेजते हैं, लाइक इलेक्शंस जो होते हैं जनरल इलेक्शन। राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें एमएलएज होते हैं वो वोट करके यहाँ पे एमपीज़ को भेजते हैं। तो ये जो भी सिस्टम है पार्लियामेंट्री का, एक ये भी हमने फीचर बोरो किया है कहाँ से, ब्रिटिश से। तो दोस्तों एक ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि पार्लियामेंट्री, इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू, क्योंकि अल्टीमेटली लेजिस्लेचर ही है जो जनता की पावर, आप कह सकते हैं लोकतंत्र में जनता की पावर चलती है, और लेजिस्लेचर का मतलब होता है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो अगर हम बात करें इसमें तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो जनता डायरेक्ट चुन के भेजती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। दोस्तों लेजिस्लेचर का मतलब हो गया लोकसभा, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी कानून को जो लेजिस्लेचर बनाती है। और हमारा देश है लोकतांत्रिक देश, यानी लोगों की पावर, तो इनको अल्टीमेटली जवाब देना पड़ेगा लोगों को। लोगों कौन, लोकसभा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी वहाँ पे एमपीज़ हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये फीचर डाला गया पार्लियामेंट्री का, दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मैंने आपको आर्टिकल 75 पढ़ाया था एक बार, जिसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों इसमें है दैट हमारी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमारा एक एपेक्स कोर्ट है। अगर मैं आपको ड्राइंग बना के समझाऊं तो एक तरह से पिरामिड आप समझ लीजिए, नहीं ट्राइंगल पिरामिड कुछ भी कहिए इसको आप। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, टेपरिंग इनटू एपेक्स, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं दोस्तों। तो ये एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन होता है तो हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट को वो डिसीजन फॉलो करना होता है। दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसे ही हाई कोर्ट के डिसीजन को मानना किसका काम है,
सबऑर्डिनेट कोर्ट का काम है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे। सुप्रीम, इसका इंटीग्रेटेड का मतलब यही हो गया, दे आर इंटरकनेक्टेड। एंड इंडिपेंडेंट का मतलब है दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव नहीं कर सकती। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ। एक आर्टिकल भी है दैट जुडिशरी हमारी एग्जीक्यूटिव से अलग है, उसमें एग्जीक्यूटिव को कुछ भी नहीं कर सकती जुडिशरी को। इसका एग्जांपल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गवर्नमेंट रिमूव नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। वो प्रोसीजर भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इंडिपेंडेंट अगर इन सुप्रीम कोर्ट को रहना है तो सबसे पहले वहाँ की जजेस जो है उनको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, यानी टेन्योर का सिक्योरिटी, कि भैया अगर आप लोग अपॉइंट किए जाते हैं तो आपको सरकार हटा नहीं सकती, आप इंडिपेंडेंटली काम करिए, न्यायपालिका आप चलाते हैं तो न्याय दीजिए, आपको कोई खतरा नहीं है, आपको आपके पद से नहीं हटा सकती सरकार। दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं न्यूट्रल होके बिल्कुल। तो ये फीचर भी दोस्तों हमारे संविधान में दिया हुआ है, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जो अगला फीचर है, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं हमारे संविधान में, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दे रखी हैं, उसके बाद DPSPs हैं फंडामेंटल। ये इसको तो दोस्तों हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की आने वाली क्लासेस में। फंडामेंटल राइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है हिंदी में। हमारे देश में हमारी जनता को कुछ राइट्स दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ताकि हम लोग आसानी से रह सकें, गवर्नमेंट हम पे एक तरह से दादागिरी ना करे या एक तरह से डिक्टेटरशिप ना कर पाए गवर्नमेंट। तो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको वायोलेट कर ही नहीं सकती भारत सरकार। जैसे ही अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है। अगर कोई भी लॉ हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को हटा देता है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे ये हैं बेसिकली। अभी आप इसको एक ही लाइन में समझिए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, अच्छा खासा 8-10 क्लासेस लगेंगी फंडामेंटल राइट्स को समझने में। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। 14 हमारा जैसे इक्वालिटी वाला हो गया, फिर ऐसे ही हमारा 19 हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है हमारा। फिर हमारे जो रिलीजन के राइट्स हैं 25 से लेकर 28 तक रिलीजन के राइट्स हैं हमारे। उसके बाद फिर आर्टिकल 23 एंड 24 है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग वगैरह। तो ये सारे आर्टिकल्स हमारे दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको हम एक एक आर्टिकल को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के बाद हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर है फंडामेंटल राइट्स, हमारा सेलिएंट फीचर है ये। और दूसरा फीचर है हमारा DPSP। DPSP का मतलब हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब दोस्तों आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर स्टेट का मतलब होता है, चाहे स्टेट को आप पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, स्टेट को आप स्टेट की विधानसभा भी बोल सकते हैं, स्टेट को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते हैं। यानी कि जो भी पॉलिसी बनानी होती है किसी भी गवर्नमेंट को, उनको एक डायरेक्शन दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि उनको एक मतलब ऐसे पॉइंट्स प्रोविजंस दे रखे हैं कि आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने कानूनों को बनाना है, अपनी पॉलिसी को बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट कर रखा है स्टेट को, अगर उनको कुछ भी पॉलिसी या लॉ बनाना है तो ये जो भी इसमें प्रोविजंस लिखे होंगे उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है हमारी। गवर्नमेंट से मेरा मतलब है लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट ओनली। स्टेट वर्ड दोस्तों डिफाइन कर रखा है आर्टिकल 12 में, जिसमें बोल रखा है कि स्टेट का मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट विधानसभा, सबको स्टेट बोल रखा है। स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है ये। तो DPSP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शन दे रखा है स्टेट को
उनकी पॉलिसी बनाने के लिए कि कुछ प्रोविजंस डाल रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप इन प्रोविजंस को ध्यान में रख के ही अपने कानून को बनाएं। तो ये है हमारा DPSP, ये भी हमारा फीचर है, एक सेलिएंट फीचर है। और दोस्तों ये आर्टिकल 36 से लेके 51 में है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत लेना, इतने डिटेल में डिस्कस कराएंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे इसका एक सेलिएंट फीचर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये पहले ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद डाला गया था 1976। किसने डाला था उस टाइम पे? मैडम इंदिरा गांधी जी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी एक मौलिक कर्तव्य, इनको कहा जाता है कि कुछ मतलब प्रोविजंस दे रखे हैं कि हमारा धर्म है एक तरह से कि हमें अपने देश के प्रति क्या क्या करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड ये सब फीचर्स दे रखे हैं। और उसके बाद एक लास्ट में एक अमेंड करके एक प्रोविज़न और डाला था एजुकेशन से रिलेटेड। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें भी 1 या 2 क्लास लगेंगी, एक क्लास में हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये सब बाकी बस मैं आपको एक फ़ीचर्स एक तरह से बता दे रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। लाइक अभी बताया फंडामेंटल राइट्स है, DPSPs है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब एक फ़ीचर और है इसमें कि हमारा जो स्टेट है यानी कि सेक्युलर स्टेट है, इसका मतलब क्या हुआ? सेक्युलरिज्म आपने अगर सुना हो कि हमारे स्टेट का मतलब भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, भारत सरकार या राज्य सरकार, इनका कोई भी धर्म नहीं होता। स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, इनके लिए सारे धर्म एक समान हैं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि स्टेट प्रमोट नहीं करता, किसको प्रमोट नहीं करता? किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता दोस्तों। उनके लिए सारे के सारे धर्म एक समान हैं। ऐसा नहीं बोल सकती स्टेट कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करिए, मुसलमान धर्म को फॉलो करिए, सिख को फॉलो करिए। जिसका जो मन चाहे किसी व्यक्ति को वो अपने धर्म को फॉलो करे, स्टेट उसमें कुछ भी नहीं करती। स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होता। यही मतलब होता है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी रिलीजन नहीं होता। और हमारा जो हमारी जो इंडिया यानी हमारा भारत एक सेक्युलर स्टेट है। और ये भी एक फ़ीचर है, सेलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम लोग सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। अब एक फ़ीचर दोस्तों हमने इलेक्शन की क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये सफराज बोल सकते हैं, फ्रेंचाइज बोल सकते हैं, जो मन करे आपका, दोनों में से दोनों वर्ड ठीक है। इसमें वही है कि 18+ से ऊपर जो भी है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। ये हमने आर्टिकल 326 में इलेक्शन की क्लास में पढ़ा था दोस्तों। तो ये भी एक फ़ीचर है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमें अधिकार मिल रखा है वोट देने का। तो ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है। मैंने उस टाइम पे बताया था आपको कि ब्रेव डिसीजन कहा जाता है, इसे एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सबको राइट्स नहीं मिलते थे, वोटिंग राइट्स। अगला फीचर दोस्तों हमारा है कि सिंगल सिटीजन सिटीजन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ एक नागरिकता होगी, वो भी भारत की। यूएसए में क्या होता है दोस्तों? यूएसए में क्या होता है कि आप उसमें 2 होता है। एक तो आपको ओवरऑल यूनियन लेवल यानी पूरे यूएसए की सिटीजनशिप होती है, दूसरा वहाँ के किसी पर्टिकुलर स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। जैसे अगर मैं इंडिया में एग्जांपल देके समझाऊं कि अगर आप सपोज़ यूपी के रहने वाले हैं तो आपको एक यूपी की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और एक इंडियन लेवल पे भी लेनी पड़ेगी, यानी ड्यूल सिटीजनशिप। वो कौन फॉलो करता है? यूएसए फॉलो करता है ऐसे। बट इंडिया में सिंगल यानी एक यूनियन लेवल पे एक सिटीजनशिप हम लोग फॉलो करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टेट की अलग से सिटीजनशिप बनवाएं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग दोस्तों यूनाइटेड हैं। यही एक क्लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें यूनाइट करके रखता है, क्योंकि हम लोग सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट प्रोविज़न दोस्तों है कि हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं,
और इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट का रोल बहुत कम हो जाता है इसमें, लगभग कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ और एक कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी एक संविधान ने इनको खुद बनाया है अपने आर्टिकल दे के। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं स्पेशली कुछ बॉडीज़ के लिए, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि हमारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं, यूपीएससी जो कि आईएएस आईपीएस और अलग अलग ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के, ये भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। एक बार ये इनके मेंबर्स अपॉइंट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनको हटा नहीं सकती, फिर उसमें पार्लियामेंट का रोल आ जाता है, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट का। एंड देन इसे देन कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 दोस्तों। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं हमारे संविधान में। तो ये एक यूनिक फीचर है, एक ये सेलिएंट फीचर है, ये संविधान में दे रखा है हमारे कि कुछ बॉडीज़ हैं कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगी जिसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि एक न्यूट्रल डिसीजन लिया जा सके। अब अगला प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों क्या है, अगला मतलब फीचर की बात करें तो एमरजेंसी के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं जो कि हमने जर्मनी से बोरो किए थे। और इसको तो हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि एमरजेंसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं अंडर आर्टिकल 352 है, 356 है, 360 है। तो इसके तहत हम लोग अपने देश में एमरजेंसी लगा सकते हैं और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है उसको हम चेंज कर देते हैं यूनिटरी पे, सारी की सारी पावर हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती है। अब एक प्रोविज़न और है, मतलब एक फीचर और बचा है दोस्तों, दैट इज़ कि हम लोग फॉलो करते हैं 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन, स्टेट एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। यूनियन लेवल पे हम लोग फॉलो करते हैं, स्टेट लेवल पे करते हैं, देन पंचायत जो आप लोगों ने सुना होगा सरपंच वगैरह, एंड म्यूनिसिपैलिटी दैट इज़ मेयर वगैरह आपने सुनेंगे, वार्ड काउंसलर, निगम पार्षद, ये सब। तो तीन लेवल की गवर्नमेंट है, यूनियन पे अलग, स्टेट पे अलग है, लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, ये अलग। ये स्टार्टिंग में नहीं था दोस्तों, ये बाद में डाला गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं हमारे सेलिएंट फीचर्स जो मैंने आज की क्लास में डिस्कस किए। अब इन्हीं फीचर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की आने वाली क्लासेस में। लाइक फंडामेंटल राइट्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, डीपीएसपी को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, यानी पार्लियामेंट सिस्टम को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही है। जो भी मैंने सेलिएंट फीचर्स बताए इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम आने वाली क्लासेस में उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।